नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आज की जो पहली अपडेट है वो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए हैं। ठीक है, ये 3 बड़े कदम कौन कौन से? पहला कदम ये है कि आसान कर्ज के लिए रिवर्स रेपो घटाया गया है। दूसरा है 3 वित्तीय संस्थानों को 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और तीसरा है नकदी प्रवाह के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए। कोरोना स्थिति महामारी के दौरान किसी को परेशानी ना हो, इसलिए आरबीआई लगातार दूसरी बार एक बड़ा ऐलान किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गई अपडेट। अब ऐसे में उन सभी लोगों को राहत मिल सकती है जो फिलहाल होम लोन लेना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं किसी दूसरी प्रकार का, या गैर वित्तीय संस्थानों से जुड़े हैं, छोटे कारोबारी हैं, गरीब हैं, किसान हैं, इन सभी को इस राहत पैकेज से मदद मिलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार कोरोना अपडेट को लेकर के। तो दोस्तों अब तक कुल मिलाकर के इंडिया में 13,835 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,076 केस पॉजिटिव मिले हैं। उसमें से 452 की अब तक डेथ हो चुकी है और 1767 लोग रिकवर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी अब 758 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 66 नए केस मिले हैं, जिसमें से 6 फिलहाल रिकवर्ड हो चुके हैं और 14 की उत्तर प्रदेश में अब तक डेथ हुई है। और इसी बीच दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जांचें भारत में हो पाएंगी। आप लोग जानते हैं कल ही न्यूज में आया था कि भारत को 5 लाख रैपिड टेस्ट किट भी मिल चुकी हैं। और अब एक अपडेट ये है आपके लिए कि इंडिया में भी अब जो रैपिड टेस्ट किट है वो बनना शुरू हो गई है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि पहले शुक्रवार को HLL लाइफ केयर ने मानेसर संयंत्र में 50,000 किट बना ली है। तो अब अपने यहाँ भी किट बनने लगी। जितनी ज़्यादा किट होंगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा जांच संभव हो पाएगी और उतनी ही जल्दी भारत इसको रिकवर करेगा, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी तब तक एक्चुअल मामले सामने आएंगे नहीं और फिर पीछे कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो बीमारी फैलाएंगे। तो जांच ही एकमात्र इसका विकल्प है, इसलिए ये फिलहाल जांच शुरू हो गई है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर अपडेट है कि जो स्कूल जूनियर से हाई स्कूल में अपग्रेड होते हैं उन पर BSA नियुक्ति नहीं कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें ये कहा गया है कि जो भी विद्यालय है पहले जूनियर था, उसके बाद अपग्रेड होकर के वो हाई स्कूल स्तर तक गया है, तो ऐसे स्कूल शिक्षकों की या किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं कर सकते। ऐसा ही एक मामला था, इसमें याचिका डाली गई थी, तो उस याचिका पर ये आदेश आया हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि जैसे ही हाई स्कूल की वित्तीय व प्रशासनिक मान्यता मिलती है उस पर उस विद्यालय पर यूपी इंटरमीडिएट एक्ट 1921 व यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस बोर्ड एक्ट 1982 के कानून लागू हो जाते हैं। ऐसे में BSA का पूरा नियंत्रण खत्म हो जाता है। BSA उन कॉलेजों पर नियुक्ति नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं प्राइमरी शिक्षकों के लिए। तो दोस्तों प्राइमरी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया ठप हो गई थी, एक बार फिर से वो शुरू हो सकती है। इसके लिए दोस्तों मई में शिक्षकों का अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र व म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। इसी के तहत यहाँ पर दिया गया है कि अंतर जनपदीय तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को मई में मनचाहे जिले में तैनाती मिल सकती है। लॉकडाउन के कारण तबादले की प्रक्रिया फिलहाल ठप पड़ी थी। बेसिक शिक्षा परिषद के सूत्रों का कहना है कि 3 मई को लॉकडाउन अगर खुलता है तो 10 से 15 दिन के भीतर ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, आपको पता होगा कि ट्रांसफ़र के लिए प्राइमरी स्कूलों में 20 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसमें करीब 70,000 लोग हैं जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं और 10,000 लोग हैं जो कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो फिलहाल
अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लॉकडाउन खुलने के 10 से 15 दिन के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। लॉकडाउन के दौरान दोस्तों परिषदीय स्कूलों के अधिकतर शिक्षक ऑनलाइन टीचिंग करना शुरू कर दिए गए। अब परिषदीय स्कूलों के बच्चों तक पहुंच रहा है ई कंटेंट। सरकार भी इसमें कोशिश कर रही है। सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण कर रही है। आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश का चैनल है डीडी यूपी। इस पर शनिवार यानी आज 18 अप्रैल से सुबह 11:30 बजे से शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। और अगर आपके घर में रेडियो है तो रेडियो में भी सुबह 11 बजे से 747 किलो हर्ट्ज पर जो लखनऊ चैनल है वहाँ पर भी आपको शैक्षणिक कार्यक्रम मिलेंगे। इसमें मीना की दुनिया और आओ अंग्रेजी सीखें जैसे कार्यक्रम प्रसारित होंगे, तो इनका भी परिषदीय स्कूल के बच्चे लाभ उठा सकते हैं। वहीं पर प्राइमरी टीचर की अगर और बात करते हैं तो यहाँ पर एक अपडेट और है। अपडेट ये है कि मानव संपदा पोर्टल से होंगे तबादले और एसीआर निर्धारण। सरकार ने ये निर्देश दिया है कि जितने भी शिक्षक हैं, चाहे सहायक अध्यापक हों, चाहे प्रधानाध्यापक हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, सभी का जो अब ट्रांसफ़र होगा, एसीआर का निर्धारण होगा, वो मानव संपदा पोर्टल के जरिए होगा। ठीक है, और ऐसे में सभी को जो करेक्ट जानकारी, सही जानकारी है वो मानव संपदा पोर्टल पर फीड करना अनिवार्य है। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने एक स्व सत्यापन अभियान शुरू किया। आप लोग जा कर के अपने अपने मानव संपदा पोर्टल में यूजर आईडी के थ्रू अपना चेक कर लीजिए कि जो भी सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं बिल्कुल सही हैं या नहीं सही हैं। अगर नहीं सही हैं तो उनको आप लोग अपडेट भी कर सकते हैं। बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो 47 विज्ञापन था उसमें 35 विषयों के फॉर्म आए थे, जिसमें 31 विषयों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और इनकी ज्वाइनिंग भी लगभग हो चुकी है। तो यहाँ पर दिया गया 31 विषयों के जो अभ्यर्थी हैं ज्वाइनिंग कर चुके, जबकि 4 विषयों के अभ्यर्थी हैं वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। और ये सभी अभ्यर्थी अपने साथी अभ्यर्थियों की तुलना में जूनियर हो गए हैं, क्योंकि जो पहले ज्वाइन करता है वो सीनियर माना जाता है, जो बाद में ज्वाइन करता है वो जूनियर माना जाता है। जबकि सभी ने आवेदन साथ में किया था, लेकिन शासन की लापरवाही के चलते ये अभ्यर्थी जूनियर हो गए। कौन कौन से अभ्यर्थी जूनियर हुए हैं तो यहाँ पर बता दें आपको कि हिंदी और राजनीतिक विज्ञान के ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जूनियर हो गए हैं, क्योंकि इनकी जो अभी तक काउंसलिंग है वो नहीं हो पाई, काउंसलिंग प्रक्रिया ठप है। वहीं पर दोस्तों 2 विषय और हैं, समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र, इनका भी अभी तक परिणाम नहीं जो जारी हुआ है, तो ये अभ्यर्थी भी साथी अभ्यर्थियों से जूनियर हो गए हैं। बात करते हैं अगली न्यूज़ की। उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वो 20 अप्रैल से खुल जाएंगे, इसका आदेश जारी हो गया है। जितने भी आयोग हैं, चाहे वो चयन बोर्ड हो, लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा आयोग हो, पुलिस हो, जितने भी आयोग हैं सब खुल जाएंगे। समूह का और समूह खा के जो अधिकारी हैं वो दफ्तर आएंगे, जबकि समूह गा और समूह घा के जो कर्मचारी हैं वो 1/3 कर्मचारी रोस्टर के हिसाब से बुलाए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आदेश दे दिए गए हैं और 20 अप्रैल से सभी दफ्तर खुल जाएंगे। ऐसे में जो भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी हुई, जिनके रिजल्ट आने हैं या कुछ और प्रक्रिया वहाँ पर बाकी है, ये सारे काम हो सकते हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है। जैसे स्नातक की परीक्षा, परास्नातक की परीक्षा, तो जो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने कहा लॉकडाउन खत्म होने के 15 दिनों में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं शुरू की जाएं। अगर कोई विश्वविद्यालय 15 दिन के पहले अपनी परीक्षा शुरू करा पाता है या करना चाहता है तो वो करवा सकता है। ठीक है, और ये भी कहा है कि जितने भी रिजल्ट हैं वो सब जून के अंत सप्ताह में या जुलाई प्रथम सप्ताह में जारी किए जाएं। यूपी बोर्ड को मूल्यांकन को भी लेकर के अपडेट है कि यूपी बोर्ड का मूल्यांकन जो है कॉपियों का 10वीं 12वीं परीक्षाओं का, उनका भी मूल्यांकन जल्द शुरू कराया जा रहा है। और यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जून में हर हाल में आ जाएगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं अब कानपुर यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर के। तो दोस्तों कानपुर यूनिवर्सिटी की जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें ये कहा गया कि परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी, परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी। और इनका कहना यह है कानपुर यूनिवर्सिटी का कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता, लॉकडाउन खुलता है, उसके 10 दिन के भीतर परीक्षाएं ये करवा लेंगे। ठीक है,
और संकेत ये है कि 3 मई से लॉकडाउन खुल जाएगा, तो आपका 15 मई के आसपास आप लोगों के कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। और जून में हर हाल में रिजल्ट जारी करने के लिए कहा गया है। थर्ड ईयर का रिजल्ट पहले ही आएगा, बाकी का रिजल्ट बाद में आएगा। तो फिलहाल ये दोस्तों अपडेट हो गई आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को लेकर के। अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो रेलवे में भरपाई को भत्ते पर रोक लगी। जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं उनके सभी भत्तों पर कटौती होगी। ठीक है, जैसे यात्रा, मरीज देखभाल, किलोमीटर समेत नॉन प्रैक्टिस भत्ता में 1 वर्ष तक 50% कटौती संभव है। वहीं पर दोस्तों जो मेल एक्सप्रेस के ड्राइवर हैं, गार्ड हैं, 500 किलोमीटर मिलने पर 530 रुपये भत्ते में 50% कमी का सुझाव दिया गया है। और इस तरीके से जो ये ड्राइवर गार्ड हैं इनकी सैलरी में भत्ते में कुल मिलाकर के 10 से 35% तक कटौती की जाएगी। रेल मंत्रालय इस समय काफ़ी आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और इसीलिए रेल मंत्रालय अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्ते पर कैंची लगाने की योजना बना रहा है। इसके तहत टीए और डीए समेत तमाम ओवरटाइम ड्यूटी के भत्तों को समाप्त किया जाएगा। बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में दोस्तों ये आदेश हो गया है कि निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। लॉकडाउन के बीच अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है कि दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों का बिना इजाज़त के फीस ना बढ़ाने और एक साथ 3 महीने की फीस ना लेने के लिए आदेश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि स्कूल एक महीने की ट्यूशन फीस सिर्फ लें, बाकी जो एनुअल फीस होती है, परिवहन फीस होती है, वो शुल्क ना वसूलें। अगर कोई स्कूल शुल्क बढ़ाता तो उसको पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। बात करते हैं पॉलिटेक्निक की। दोस्तों पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि है जो 11 मई तक बढ़ा दी गई। पहले आवेदन की तिथि थी जो 20 अप्रैल थी, अब इसको 11 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं पर जो प्रवेश परीक्षा की डेट थी उसको भी बदल करके 14 व 15 जून कर दिया गया है। इसके बाद अपडेट है NIOS को लेकर के। NIOS के जो भी छात्र हैं, चाहे वो माध्यमिक के हों, उच्च माध्यमिक के हों, व्यावसायिक हों, उन सभी के लिए ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था कर दी गई है। इनके लिए पढ़ने की व्यवस्था दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। इसके लिए जितने भी चैनल हैं आप लोगों के लिए, वो टीवी पर स्वयं प्रभा के जो DTH चैनल हैं उन पर ये सभी कंटेंट प्रसारित किए जाएं। अलग अलग मतलब ऑपरेटर के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग चैनल हैं। जियो टीवी, दूरदर्शन पर भी ये ऐप अवेलेबल है। ठीक है, और अंत में ये अपडेट आप लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों MMNIT के जो छात्र उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, एक ऐप बनाया है जिसके तहत अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते तो ये ऐप आपको अलर्ट देगा, बीप करेगा और वाइब्रेट करेगा। ठीक है, प्ले स्टोर पर 1 हफ्ते से सोशल डिस्टेंसिंग ऐप नाम से ये मौजूद है। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग कहीं बाहर से घर आते हैं तो ये ऐप आपको हाथ धुलने और सैनिटाइज करने के लिए भी मैसेज देता है। तो बहुत ही अच्छा ऐप है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो दोस्तों ये हो गई आज की पूरी कंप्लीट डिटेल्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।